अ, विपक्ष इस समय अगर किसी बात से कॉमनली पीड़ित है तो वो है सरकार की एजेंसियां। विपक्ष का कि कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जो इससे पीड़ित नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि विपक्षी एकता हो सकती है और ये पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नकारात्मक हो कि आपको जेल में बंद किया जा रहा है तभी आप एकजुट हो रहे हैं, बल्कि ये आपको का मतलब सिर्फ एक पार्टी नहीं है। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की जांच और पूछताछ हो रही है तो ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल है। अगर सोचेंगे तब एकजुट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको विपक्ष इस रूप में देखेगा कि आज इनकी बारी है, कल उनकी होगी, परसों उनकी होगी और सबको ईडी सीबीआई को फेस करना ही है। जहां कहीं भी चुनाव होगा वहां मुख्यमंत्री और उनके साथियों को, अगर विपक्ष में है तो विपक्ष के नेता के घर और उनके आसपास के लोगों के घर सीबीआई ईडी पहुंचेगी। ये अगर कॉमन फेनोमेना है और इस बात को विपक्ष नहीं समझ रहा है तो समझिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। एक संकेत जरूर मिलता है कि विपक्ष अब इस बात को समझने लगा है कि 13 दल मिलकर के सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को के विरोध में बोल रहे हैं। तो ये हमें एक संकेत, एक उम्मीद दिखती है कि विपक्ष में ये एहसास जिंदा हुआ है कि ये जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है ये हर चुनाव के मौके पर है, हमें डराने के लिए है, सरकार गिराने के लिए है या अपनी सरकार बनाने के लिए है। ऐसे अवसरों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होने की जरूरत है। एक बात हो सकती है यही साथ में कि भाई महंगाई के पॉइंट पर राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा क्यों नहीं हो सकते, अगर तो केवल इसी बात पर क्यों नहीं हो सकते। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है। महंगाई जनता से सीधे जुड़ी हुई है और महंगाई के मुद्दे पर खड़ा होना जरूरी है, या ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दों पर विपक्षी एकता की जरूरत है। लेकिन विपक्षी एकता की शुरुआत कहीं से हो जाए, चाहे महंगाई के मुद्दे से हो जाए, चाहे ईडी सीबीआई के खिलाफ वाले मुद्दे खिलाफ इकट्ठा होने की जरूरत के मुद्दे से हो जाए, लेकिन विपक्षी एकता की शुरुआत की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब कोई बात न्यायालय में होती है तो उस पर हम डिबेट में या सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, लेकिन इसका पालन होता नहीं है। विपक्ष का जब मामला होता है तो उसकी एक एक प्रोसीडिंग सूत्रों के हवाले से बोल करके उछाली जाती है और विपक्ष को बदनाम किया जाता है। और दूसरी तरफ विपक्ष उस मुद्दे पर बयान देने के लिए सामने नहीं आता है कि अदालत में मुद्दा है तो हम कैसे बयान। तो ये दोहरा प्रभाव है, दोहरा प्राण घातक प्रहार है। ये एक तरफ हमले हो रहे हैं, चरित्र हत्या हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष उस चरित्र हत्या का जवाब देने के लिए इसलिए सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि मामला अदालत में है। आज विपक्ष को, खास करके कांग्रेस को, यह बात लेके सामने आना पड़ेगा कि ये ईडी का जो पूरा मामला है उसमें हम इनोसेंट कैसे हैं। ये इनोसेंट चलिए अदालत में जब होगा तब होगा। परसेप्शन की लड़ाई जीतने में के लिए भी जरूरी है, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई में ये बात बीजेपी फैलाने में कामयाब हो रही है कि ये ईडी का शिकंजा इसलिए कस रहा है क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। तो इनको बताना होगा कि नहीं, ये प्रोसेस और इसमें हम नहीं है, हम गुनाह नहीं, हम बेगुनाह है। तो इसका भी एक प्रेस ब्रीफिंग सामने रखना पड़ेगा कि हम बेदाग हैं। इसकी कमी हमें नजर आ रही है और इसलिए नजर आ रही है, मैंने पहले बताया कि जो मामला अदालत में होता है उस बारे में राजनीतिक पार्टियां बयान देने से बचती है, लेकिन यहां चरित्र हत्या हो रही है, आपको बोलना पड़ेगा और परसेप्शन बनाना पड़ेगा। ये बात जरूरी लगती है। इसके अलावा जो आंदोलन के क्रम में जो हम चीजें देख रहे हैं, जो बाधा के तौर पर देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर 24 दिन जेल में रहते हैं और पूरे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वो जेल में रहते। सुप्रीम कोर्ट तक देखिए, आजम खान का भी एक मामला रहा कि 89 मामले उन पर दर्ज हुए और मोहम्मद जुबैर का भी मामला रहा, या इवन नुपुर शर्मा का भी हम इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं कि वह दो किस्म के मामले हैं। एक ऐसा मामला जिसमें कि मामला एक है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में केसेस फाइल किए जा रहे हैं। तो इस बारे में
एक सोच अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी एक आदमी को फंसाने के लिए कर सकता है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। तो सबको राहत देनी चाहिए, चाहे नुपुर शर्मा हो चाहे मोहम्मद जुबैर हो, सबको राहत देनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने तब सोचा एक और तरीके से आजम खान के केस में, जबकि उनको जेल से बाहर नहीं आए, इसके लिए एक मामले में जमानत होती थी तो कोई और मामला जोड़ दिया जाता था। 1 2 3 89 केसेस डाल दिए गए कि आजम खान जेल से बाहर नहीं निकले। तो ये बात समझने में भी सुप्रीम कोर्ट को देर लगी, लेकिन समझ लेने मात्र से क्यों सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देख रहा कि ये हो क्यों रहा है, ये कौन लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग तो है, यहां पर इवन अदालत का भी दुरुपयोग है। अदालत की आंखें बंद क्यों है? सुप्रीम कोर्ट जिस बात को देख रहा है तो दंडात्मक प्रावधान कहां है? किन लोगों के कारण ऐसा हुआ कि मोहम्मद जुबैर को 24 दिन जेल रहना पड़ा? उसको पकड़ेगा कोई? उसको ग्रिल किया जाएगा? लेकिन यहां पर अदालत हमारी मौन हो जाती है। इस वजह से अदालत के शब्द जो है, अदालत की एहसास जो है, वो वास्तव में आगे भी ऐसा नहीं होगा, इस बात का भरोसा नहीं दिला पा रहे। अभी वो देख रहे हैं, केस टू केस देख रहे हैं। लेकिन आप व्यापक नियम क्यों नहीं बनाते कि अगर इस देश में ये नियम है, कानून है कि 7 साल की सजा जिन मामलों में होती है, उससे ज्यादा 7 साल या उससे ज्यादा का मामला है तब तो आप जेल में बंद कीजिए। अदरवाइज जेल में बंद करने की जरूरत नहीं है। तब इसका खुलेआम धड़ल्ले से उपयोग होता है तो आप सुनने से इनकार कर देते हैं और आप इस बात पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं। एक ही पहलू है जिस पर की विचार करने की जरूरत है और इस पर लीगल एक्सपर्ट से एक बड़े बेंच के पास में जाने की जरूरत है। इस पर भाई एक कॉमन एक रेफरेंस आपको बनाना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, नहीं तो ये राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती है, जिनके पास ताकत होती है, जो पुलिस का दुरुपयोग कर सकती है, वो इसका करती रहेगी। वही दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती है, वही दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करती है। तो दिल्ली पुलिस को कोई ग्रिल करेगा? ये सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है और ये विचारणीय है और सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और इस वक्त शायद जो विपक्षी दल हैं वो कैसे एक साथ आएं, क्या महंगाई के मुद्दे पे, क्या ईडी के डर के मुद्दे पे, या क्या ऐसे जो अदालती फैसले हैं अलग अलग ढंग से उस पर। क्योंकि अदालतों में जहाँ तक मुझे पता है, विवेक जी ज़्यादा और अच्छे से बताएंगे कि अदालतों में जो नज़ीर होती हैं, पुराने जो फैसले होते हैं, उन फैसलों को भी आधार बनाया जाता है। और कई ऐसे फैसले हैं कि हाँ, अलग अलग जगहों पर अगर आपके केसेस हैं तो उन केसेस को एक जगह ला करके और उस क्लब करके और वहाँ सुनवाई होती है। तो ये मामला चाहे नुपुर शर्मा का हो, चाहे मोहम्मद जुबैर का हो, चाहे वो मामला जो है वो मोहम्मद आजम खान का हो, किसी का भी मामला हो, उन सब में अलग अलग क्यों? अमिताभ ठाकुर का जिक्र भी कल हमने किया था। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस, जबरिया रिटायर किए गए, और साथ में डॉक्टर कफील खान का मामला भी हो। तो सबको हमने देखा एक एक करके कि इन सबको कैसे एक में अगर ज़मानत मिली तो सामने दूसरा केस है और उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। मतलब आप और साथ में वो भी हैं, लालू यादव का तो खैर मामला बिल्कुल ही दूसरा था, लेकिन वो भी थे। तो ऐसे इन सब पे बातें होती रहेंगी। सुनील शुक्ल जी, एक कमेंट आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा।